गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आनंद कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में आज फिर एक नई क्लास को लेकर के, और आज हम देख रहे हैं आपका आज का नेक्स्ट क्लास या आज का क्लास। कल हमने देखा था कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, और आज हम देख रहे हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख रहे हैं तो समझते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है। जैसे कि कल हमने देखा था कि इस क्लास से पहले हमने देखा था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये चट्टानें प्राचीन चट्टानें हैं। और हमने देखा था कि जो प्राचीन चट्टानें हमारे भारत देश के अलावा भी कई ऐसे देश है जहाँ पे ये चट्टानें हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कनाडा, साइबेरिया, है ना, भारत, और भारत के भी कई राज्यों में हमको ये चट्टानें देखने को मिलते हैं। तो आज इसी चट्टान के आगे वाले क्रम में आज हम देख रहे हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आइए समझते हैं कि धारवाड़ क्रम चट्टानें की उत्पत्ति क्या है। सबसे पहला पॉइंट उत्पत्ति समझते हैं। उत्पत्ति तो हमको ये मालूम है कि जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। कौन सा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, या कह सकते हैं कि जब पृथ्वी है, जब हमारा तप्त अवस्था में था, तो उसके ठंडे होने से उसके शीतलीकरण से जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक, अच्छा, तो उत्पत्ति हम समझ रहे हैं। अभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति समझ रहे हैं। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ये आपको मालूम है। तो इन प्राचीन चट्टानों का समय समय पर या समय के आधार पर या कालानुक्रम में, इस काल के क्रम में इन प्राचीन चट्टानों का कहीं ना कहीं अनाच्छादन हुआ है, कहीं ना कहीं इनका विघटन होता रहा है, अनाच्छादन होता रहा है, अनाच्छादन होता रहा है। अब बोलेंगे सर अनाच्छादन कैसे? तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से हम देख पा रहे हैं कि वर्षा, ताप, दाब, वायु, ठीक है, ताप, दाब, वायु, और भी अन्य कारक हैं, और भी अन्य कारक के माध्यम से ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इनका कहीं ना कहीं अपर्दन या अनाच्छादन होता रहा है। और इनके अपर्दन या अनाच्छादन, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अनाच्छादन या अपर्दन, मतलब इनका विघटन जो होता रहा है समय समय पर, इनके विघटन से जो अवसादों का निर्माण हुआ। अब इनसे जो विघटन होगा तो अवसाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इनके जो निकलने वाले अवसाद से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है, हम उनको, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है हम उनको अवसादी चट्टान कह सकते हैं, या अवसादी भी नाम दे सकते हैं। तो यही जो अवसाद से जो बने चट्टान है वो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान है। यहां तक किसी को कोई समस्या? ओके, तो हम कह सकते हैं कि अवसादी ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इनका एक उदाहरण है कि भैया ये अवसादी क्रम की चट्टान है। ठीक, अब दूसरी बात ये है कि ये जो, अब एक बात यहाँ पे गौर करेंगे थोड़ा सा कि ये जो चट्टानें हैं, अब ये जो परत, कई बार क्या है कि कण वगैरह हमेशा निकलते रहे होंगे, तो ये जो चट्टानें बनती है परत की परत बनती है कि नहीं बनती? ये परतदार भी हो सकती है कि भाई कुछ कण अभी निकलेंगे, कुछ मटेरियल कुछ साल बाद निकलेगा, कुछ मटेरियल कुछ समय के बाद निकलेगा। तो लगातार कालानुक्रम के साथ साथ इनका जो अपर्दन लगभग होता रहा है, और इन जो ये जो अवसाद है ये परत बाय परत, परत बाय परत, ऐसे परत बाय परत, परत बाय परत, ये चट्टानें लगातार जमा होते रहे, इसलिए हम इनको परतदार चट्टान भी कह सकते हैं, परतदार भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो इन अवसाद के कारण जो नवीन चट्टानों का निर्माण होता है हम उनको कहते हैं भैया क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब बोलेंगे सर ये तो ठीक है हम समझ गए, इनका विस्तार
तो समझते हैं भाई साहब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार कि भाई अगर हम इनको देख पा रहे हैं इनका जो एरिया वो भारत में कहाँ है, तो कह सकते हैं कि इनका भारत में। अब जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानों की लगभग उन एरियाओं में हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर हमको धारवाड़ क्रम के चट्टानों के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अब समझते हैं कि हमारे जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताएं हमारे ऊपर विशेषताएं। इनकी विशेषताएं तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि जो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये सबसे पहले तो संश्लिष्ट हैं, ये संश्लिष्ट क्रम की चट्टानें हैं, ये परतदार हैं, कहीं ना कहीं ये कठोर हैं, तीन चीज, ठीक है। अब ये कठोर तो है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये चट्टानें अपने मूल रूप में नहीं है, ये अपने मूल रूप में नहीं है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और इन चट्टानों के अपरदन से जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो हमारी धारवाड़ चट्टानें, तो ये धारवाड़ चट्टानें भी तो प्राचीन चट्टानें हुई, ये चट्टानें भी तो प्राचीन चट्टानें हुई कि नहीं। तो ये जो प्राचीन चट्टानें हैं, अभी प्राचीन चट्टानें परत बाय परत हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की जो ऊपरी परत है, ये जो ऊपरी परत है इसको भी भाई मौसम के जो भी ऋतुएं हैं, जो भी मौसम है, जो भी हमारे यहाँ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं समय के अनुसार, जैसे कि बरसात, वायुदाब, है ना, और ये चक्रवात वगैरह, इन सबसे भी कहीं न कहीं ऊपरी परत पे प्रभाव पड़ा होगा, और इस ऊपरी परत पर जब प्रभाव पड़ा होगा तो इसका जो स्वरूप है, इसका जो मूल रूप है, इसका जो मूल रूप है, ये मूल रूप ही क्या होगा भैया, परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ये जो हम कह सकते हैं कि हमारे धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये भी कहीं ना कहीं रूपांतरित हैं, ये भी ना कहीं रूपांतरित हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा हम इधर देख लेते हैं, आगे तरफ इधर आप इसको नोट कर लेंगे। तीसरा हम देख रहे हैं कि अगर हमारी जो विशेषताएं हैं इनका रूपांतरण का कारण जो है वो ज्वालामुखी उद्भेदन भी हो सकता है, ज्वालामुखी उद्भेदन भी हो सकता है, क्योंकि हमने जब आर्कियन क्रम की चट्टान देख रहे थे तो हमको मालूम था कि उस समय में ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा था, और ये जो चट्टान है प्राचीन चट्टान, ज्वालामुखी का उद्भेदन होगा, जाहिर से इनसे निकलने वाला मैग्मा, इनसे निकलने वाला जो भी मटेरियल्स है वो कहीं ना कहीं हमारी इन चट्टानों के ऊपरी परत को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी भी एक प्रकार की हमारे रूपांतरण में सहायक होता है। इस कारण भी हमारे जो भी परतें हैं, जो भी क्रम की चट्टानें हैं वो हमारे रूपांतरित होती है या उनका विघटन होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम सी, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं डी। पहला उत्पत्ति था, दूसरा था इसका विस्तार, तीसरा था विशेषता जो भी हम बता रहे हैं, चौथा देख रहे हैं हम जीव और जीवाश्मों, जीव और जीवाश्म देख पा रहे हैं। तो हम इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट की बात करेंगे कि ये जो चट्टान है ये बहुत प्राचीन चट्टान है और कहीं ना कहीं चट्टान है अपरदन
या विघटन से बनी है ना। और ये प्राचीन चट्टानें हैं, और उस समय हमारे भूगोल वेदताओं का कहना है कि उस समय जीवन था ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये जीव रहित हैं, ये जीव रहित हैं या जीवाश्म रहित हैं भाई साहब। अब एक बात यहाँ समझने की, जैसे जीवाश्म, तो कई लोग बोलते हैं कि या कई ऐसे भूगोल वेदताओं का मत है कि सर उस समय तो जीवन रहा होगा या जीवन था या उन समय में। तो हम कह सकते हैं कि उस समय में जीवन तो था, लेकिन ऐसे उस समय जीव थे जो कि हड्डी रहित थे। हड्डी रहित थे, हड्डी रहित थे मतलब कह सकते हैं हम कि सैर, कवक और ये जो छोटे मोटे जो जीव होते हैं ना, जिन पे हड्डियां कम होती है, तो ऐसे जीव रहे होंगे जिनका अवशेष मिल पाना या जिनका लंबे समय तक अवशेष होना वो संभव नहीं था, है ना। तो हम कह सकते जीवन रहा होगा, लेकिन ऐसे जीव वहां पे मौजूद रहेंगे जो हड्डी रहित होंगे, ठीक है ना। तो अब जो हड्डी रहित होंगे भाई उनका अवशेष तो कम ही समय मिलेगा, या कुछ समय बाद वो तो विघटन हो जाते हैं, तो सब खत्म हो जाता है। तो उस समय में जीवाश्म की अपेक्षा करना या जीवाश्म मिल पाना संभव नहीं था या नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चट्टानों में जीव और जीवाश्म दोनों ही नहीं है, ये अनुपस्थित है। डी पॉइंट हम देख पा रहे हैं इसमें आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं का मतलब ये होता है कि भैया आर्थिक क्रिया की ये जो चट्टानें हमारे मानव जीवन के लिए भी क्यों आवश्यक है या मानव जीवन के लिए कहाँ सहायक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इन पे बहुत सारी खनिज संपदाएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल लोहा, सोना, तांबा, टंगस्टन, लोहा, सोना, तांबा, टंगस्टन, सीसा, कोबाल्ट, ठीक है। इन सारे चीजें, ये जो सारे खनिज संपदा है, ये कहीं ना कहीं अमूल खनिज संपदा है। ये सब हमको हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों की संरचनाओं के आसपास या इन संरचनाओं में हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे सारे आपके ये सारे खनिज संपदाएं। और दूसरी बात करें हम कि खनिज संपदाएं के अलावा जो हमारी चट्टानें होती हैं, जो हमारी ये चट्टानें हैं, पत्थर है, ये कहीं ना कहीं हमारे बहुमूल्य संपदा का भी एक उदाहरण है। क्योंकि इन चट्टानों से हम कहीं ना कहीं घर, कहीं ना कहीं भवन, कहीं ना कहीं मंदिर निर्माणों के लिए हम इनका उपयोग आज हम करते चले आ रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो धारवाड़ की चट्टानें बहुमूल्य संपदा का भी एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये हमारी सारी चीजें हुई। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो हमने देखा था कि इन चट्टानों की सबसे अधिकता कहाँ है। ये सबसे अधिकता इन चट्टानों की कर्नाटक में है। हमारे भारत में देखें तो कर्नाटक में सबसे अधिक ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास बस यहीं तक। आज हमने देखा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, क्योंकि हमने काफी बारीक और काफी विस्तार से देखा। और आपने इस पूरे वीडियो में बने रहे, तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।